Okay, so we are studying atoms and molecules और हमने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने बताया आपको कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि कोई किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन 12 एटम के 12th मास से कितना गुना भारी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर दिया है 16 यू है ना, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो 16 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास ऑफ वन एटम of oxygen is 16 times the mass, the 12th part मतलब 12वें भाग, 12 से डिवाइड करने पर बनता है 12th part। इस 12th part of mass of one atom of कार्बन 12 C12। तो C12 के एक एटम का मास को 12 से डिवाइड कर लेंगे, उससे कितना गुना भारी है हमारा एक एटम का ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16, मतलब 16 गुना भारी है हमारा। तो 16 टाइम्स हेवियर। इस तरह से हर एटम का मास दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है क्या है? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों रिलेटिव बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल मास नहीं है, ये है कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और इसका यूनिट होता है यू। ओके, सो डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आपका कितना है? 1 है ना। ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 हुआ। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। सोडियम का तो 23 होता है। कैल्शियम का 40 होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स की जो ये मास है, ये सारे में यू लिख देते हैं। यू एटॉमिक मास या यूनिफाइड मास। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको डिफरेंट एटॉम का मास आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये हमें मदद कहाँ करता है? तो ये हमें मदद करता है टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का मास, तो हमें ये मदद करेगी। जैसे अगर हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास H2O का, H2O एक मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इस H2O में 2 एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। ओके, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखो, हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है, तो 1 × 2 वह 2 मल्टीप्लाई क्यों होता है? 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस और क्या है? ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम 16 होता है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18U। सो इसका मतलब है कि जो H2O है, H2O मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? उसके एक मॉलिक्यूल का मास है 18 एटॉमिक मास। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। अगर हमें निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2SO4 है। अब इसका मॉलिक्यूलर का मास कैसे निकलता है? तो देखो, H का 2 है, एक H का एटम में मास है 1, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का एक एटम का मास 32 है, तो 32 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का 4 एटम का मतलब कितना हो गया? 16 × 4। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा मेरा? 2 + 32 + 64 कितना हो जाएगा? 4 × 6 = 8 639 98U। इस प्रकार आप देख रहे हो कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 का एक एटम का एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 98 यूनिट।
इस प्रकार वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं हम लोग। और एक बात और, मॉलिक्यूलर मास अगर हमें मालूम हो जाती है तो हम और बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है सभी की। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। वैलेंसी आपको मैंने बताया है, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी भी एटम के बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। तो और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज डिफरेंट। वैलेंसी इज नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कोई एटम किसी से कंबाइन करेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। ये तब हम पढ़ेंगे जब बॉन्ड बनता है, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। जनरली रूल है रूल ऑफ ऑक्टेट, जिसमें वो चाहता है हर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो इसके लिए वो दूसरे एटम के साथ कुछ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब वही है, क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, या अगर वो डोनेट कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, या वो गेन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be shared, जिसका शेयरिंग हो सकता है दो एटम के बीच में। और नंबर 2 कैन बी डोनेटेड, कितना वो डोनेट कर सकता है। या थर्ड कैन बी गेन, कितना वो गेन कर सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी होती है एटम का किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा आपस में, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा, हैंडओवर कर ट्रांसफर कर देगा, या कितना इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेगा। दिस इज नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये जो वैलेंसी है आपको डिफरेंट एटम का कुछ मेमोराइज भी करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। +1 क्यों? 1 का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, दे देगा। प्लस इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन कोई आइटम, याद रखना है, जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव, याद रखना है। और जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस बात को एकदम याद रखना है आपको। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाता है नेगेटिव। ये बात समझना है। तो यहां पे चूंकि पॉजिटिव इसलिए बना कि वो लूज कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन। दैट इज द वैलेंसी, सिंपल। क्लोरीन का आप देखोगे इट इज -1। माइनस का मतलब क्या हुआ? वो गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस तरीके से कैल्शियम Ca का आप देखोगे +2 लिखा होगा वैलेंसी। इसका मतलब ये प्लस मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस तरह से आप डिफरेंट आप देखो पोटासियम के का आप ये +1 मतलब ये प्लस का मतलब है लूज करेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एलिमेंट की वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसी तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, जैसे सल्फेट SO4, इसकी होती है -2। मतलब SO4 जो रेडिकल्स इसे कहते हैं, जब ग्रुप ऑफ एटम्स जब पे चार्ज हो जाती है तो उसको कहते हैं रेडिकल्स। तो SO4 का इसको सल्फेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सल्फेट।
इसका -2 होता है, ठीक है। नाइट्रेट NO3 इसका होता है -1। और तो इस प्रकार अगर आपको क्लोराइड का -1, ऑक्साइड का -2 हो, ऑक्साइड आप देखोगे -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, माइनस का मतलब गेन करता है। ये अगर आपको वैलेंसी याद है और आपको याद करनी भी है, तब आप वैलेंसी की मदद से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो हम एक देखेंगे। तो लेकिन एक बात जरूर है कि आपको वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी, है ना। वैलेंसी याद होगा तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे हम आपको कुछ और वैलेंसी आपको हम दे देते हैं ना, जैसे आप याद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से मैग्नीशियम, तो कैल्शियम का वही होगा जो मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, ठीक है ना। कैल्शियम का भी वही होगा तो मैग्नीशियम का होगा। और आप देख सकते हो कि सोडियम, पोटासियम सबका +1 है ना। कॉपर का 2 तरह का होता है, कॉपर का +1 भी होता है और +2 होता है। किसी किसी का कॉपर का +1 भी होता है और +2 भी होता है। आयरन का 2 होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो कुछ ऐसे भी एटम है, एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, राइट। उस तरीके से जिंक, जिंक का वैलेंसी +2 होगा, जैसे ये है यहाँ पर जिंक, है ना। एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 होता है, +3। सो ये सब वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम, जिंक आपका +2 है। और आपका डिफरेंट फॉर एग्जांपल कुछ रेडिकल्स भी है, कुछ रेडिकल्स भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, CO3 की वैलेंसी होती है -2, ओके। कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। सपोज इतनी वैलेंसी सपोज हमें मालूम हो गई, है ना। एक और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, NH4 इसका +1 होता है, ठीक है। अगर इतनी वैलेंसी आपको याद है तो आप देखो किस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे हमें लिखनी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी अभी अभी मैंने लिखा +3, तो यहां लिख देंगे +3। उसके बाद ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है -2, तो यहां लिख देंगे हम -2। अब एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, एल्युमिनियम का सिंबल है Al और इसकी सिंबल क्या है O, ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब Al है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Al दिखाएगा और उसके बगल में O लिखाएगा। पहली बात तो ये देखना है कि O लिखेंगे पहले कि Al लिखेंगे। तो आप देखो कि प्लस किसका है, पॉजिटिव कौन है। तो पॉजिटिव जो होगा उसको पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। पहली बात हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव का काम इतना ही है। अब उसके बाद इसकी जो नंबर है 2 वो इसको दे देंगे और इसको ये 3 इसको दे देंगे, अदला बदली एक्सचेंज हो जाता है। वैलेंसी की जो नंबर है वो एक्सचेंज हो जाती है। अब फॉर्म तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला सिंपल, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगर आपको बनाना है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तो कैसे लिखते हैं, देखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, अभी अभी मैंने लिखा है, अभी अभी मैंने लिखा है कैल्शियम का वैलेंसी, देखो यहां लिखा है +2, तो यहां हम लिख देते हैं +2। और क्लोराइड का वैलेंसी क्या होता है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इट्स -1, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca और इसका सिंबल Cl। तो सबसे पहले हम सिंबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले किसका नाम आएगा, Cl या Ca का, Ca का, क्योंकि पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम Cl लिख देते हैं और उसके बगल में Cl लिख देते हैं। उसके बाद इसका वैलेंसी 1 है, 1 इसको दे देंगे, अदला बदली हो जाएगा, और ये 2 उसको दे देंगे, क्लोरीन को दे देंगे। तो 1 अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, CaCl2। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सो दिस इज सो इजी टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और एग्जांपल हम लेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे
एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की जो होती है वैलेंसी होती है +2 और ऑक्साइड का होता है -2। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का ऑक्साइड का होता है O। तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला में लिखेंगे पहले Mg और तब O का 2 है, इसको दे देंगे, Mg का भी 2 है, इसको दे देंगे। अब 2:2 आप देखते हो जब रेशियो निकालते हो 2/2 तो कट कर क्या होता है 1, मतलब 1:1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Mg1O1। 1 को लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है, सिंपली हम इसको लिखेंगे MgO। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या जिस तरह का कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इट्स सो इजी टू राइट। नाउ आफ्टर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन डू वन थिंग, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। ये मोल कंसेप्ट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल भी है, बहुत आसान है। अगर आप इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मोल कंसेप्ट बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोल की टर्म का मतलब क्या है। देखो मोल वैसे ही टर्म है जैसे डजन होता है, कहते हैं ना 1 डजन, 1 दे दो, 1 दर्जन, दर्जन बोलते हैं दर्जन। तो जिस तरह से डजन जो होता है, दर्जन जिसको कहते हैं हिंदी, डजन का मतलब क्या होता है 12, 12 को हम लोग डजन कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग कहते हैं मोल। सो सिंपल, ठीक है। तो अब ये मोल का काम क्या है, मोल नंबर ऑफ ये नंबर को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये नंबर दिया था। इसको हम लोग कैपिटल N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये एवोगाड्रो नंबर मोल से कौन कौन सा सवाल, किस तरह का सवाल बनता है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या मतलब क्या है, बहुत आसान है। आपको ये समझना है कि देखो, अगर एक सवाल है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, एक क्वेश्चन दे दिया हमने, इस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको समझ में आएगा। तो सोडियम का मतलब Na है ना, Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ओके 23U। तो सबसे पहले एक याद रखना है आपको कि जो भी एलिमेंट दिया हो उसका एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। कभी कभी आपको सोडियम दे देगा, कभी कभी आपको वाटर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां से ध्यान देखो, दोनों में अंतर है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है जो एटॉमिक स्टेट में Na, अकेला Na लिखते हैं, कोई ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। लेकिन H2O क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसको लिखते हैं H2O, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो थोड़ा सा अंतर आप देखो, H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो ये निकलेगा 18 ग्राम। अभी हमने निकाला 18U, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाला था। तो अगर आपको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल, तो बहुत आसान तरीका है, आप क्या करो, एक फॉर्मूला अप्लाई करो, लिखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब सवाल पूछोगे मोलर मास क्या है, मोलर मास कुछ नहीं है, जो एलिमेंट है उसका जो मास होगा वही मोलर मास हुआ। सोडियम है, सोडियम का मोलर मास 23U, वाटर का मोलर मास 18U, है ना। तो ये अगर हम निकालना है तो क्या करोगे, देखो गिवन मास कितना है 46 और मोलर मास कितना है 23 से डिवाइड कर दो 46 को, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल कितना हुआ 2 मोल्स, मतलब 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल है 2 मोल्स है। उसी तरीके से यहां पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 72 ग्राम और मोलर मास कितना है 18 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा तो हम कहेंगे 4 मोल। सो हम कहेंगे कि 72 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं 4 मोल से। ये तो मास दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। कभी कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, जैसे आप देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो मोल कंसेप्ट में आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, जो फॉर्मूला याद रखोगे तो, कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, है ना, नंबर, जैसे आपको सवाल रहे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 to the power 26 molecules of water। ओके, वाटर तो कितने मोल हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में। तो याद रखना, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे दे, पार्टिकल्स की संख्या दे दे और मोल पूछे तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सब कुछ आ गया, चाहे वो एटम्स लिख दे या मॉलिक्यूल्स लिखे, इसलिए मैं पार्टिकल लिख रहा हूं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर हमने क्या लिखा है, एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 into 10 to the power 26 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 into 10 to the power 23। ओके, अभी डिवाइड कर देखो, ये 2 टाइम कटने वाला है 2 और ये 23 से ये कितने बार कटेगा 3 टाइम्स, 3 बच जाएगा 3 0, तो कितने हो गए 2 into 10 to the power 2 into यहाँ लिखते 2 into 10 to the power 3 मतलब 2000 मोल्स। मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर वाटर का लेते हैं तो वो कितने मोल के बराबर होगा 2000 मोल्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये 2 फॉर्मूला जो मैंने दिया, इस फॉर्मूला का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, या हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ मोल दिया रहे, है ना, और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दीजिए, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा, नंबर पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो ये 2 फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया मोल कंसेप्ट, वेरी यूजफुल एंड यू कैन सॉल्व इट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मोल कंसेप्ट।